का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीहड़ में महिला डकैतों का भी आतंक रहा। फूलन देवी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम सीमा परिहार का लिया जाता है। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश के भिंड और उत्तर प्रदेश के इटावा औरैया क्षेत्रों में लोग सीमा परिहार के नाम से थर थर कांपते थे। आम लोगों को तो छोड़िए, बड़े बड़े डाकू और पुलिस भी उनके नाम से खौफ खाती थी। आज आपको सीमा परिहार की कहानी बताएंगे, कैसे 13 साल की उम्र की बच्ची को अगवा कर उससे 3 साल तक रेप किया गया। सीमा ने बख्श देने की गुहार लगाई, पिता के जरिए पुलिस से मदद मांगी, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो उसने बंदूक उठा ली। अपने ऊपर हुए सितम का बदला लेने उसने 77 हत्याएं करके लिया। सीमा परिहार बताती है कि उस पर 2 मुकदमे भी चल रहे हैं। मुकदमे खत्म होने के सवाल पर बोले कि जब सरकार के कागज और स्याही खत्म हो जाएंगे तब मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे। सीमा कहती है बात 1983 की है, जब भिंड से सटे यूपी के औरैया जिले के बबाइन गांव में हमारा एक जर्जर मकान था। उसमें हम 4 बहन और 2 भाई अपने माँ बाप के साथ सो रहे थे। तेज बारिश होने लगी, बिजली गिरने के साथ गोलियां भी चलने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर हम सभी घबरा गए। अचानक मकान का दरवाजा टूटा और हथियारों से लेस एक औरत समेत 10 लोग गालियां देते हुए अंदर घुस आए। मुझे अगवा कर चंबल के बीहड़ की तरफ ले गए। उस समय मेरी उम्र 13 साल थी। रात भर पैदल चलकर मुझे बीहड़ में ले जाया गया। मैं रास्ते भर वहाँ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मेरे बाबा के पास उन्हें को देने के लिए कुछ नहीं है। बीहड़ पहुंची तो पता चला कि मुझे चंबल के कुख्यात डकैत लाला राम, उसकी गैंग के श्री राम, सुरेश लोधी और सुषमा नाइन ने अगवा किया है। सीमा ने बताया अपहरण के बाद 3 साल तक की जिंदगी जहन्नुम जैसी थी। मुझे भरोसा था कि मेरे पिता पुलिस की मदद से मुझे छुड़ा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिता थाने गए तो पुलिस ने ये कहते हुए धुतकार दिया कि निकल यहाँ से, तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। सीमा ने आगे बताया कि मैंने डकैतों के चंगुल से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी गई। गिरोह के सरगना लाला राम का आदेश था कि ये भागे तो गोली मार देना। मरने के डर से मैं जुल्म बर्दाश्त करती रही। पूर्वदस्यु सुंदरी सीमा का कहना है कि 3 साल में गिरोह के सरगना लाला राम का भरोसा जीत चुकी थी। फिर मैंने अगवा करने का कारण पूछा तो लाला राम ने बताया कि सेंगर ठाकुर के कहने पर अगवा किया गया था। बबाइन गांव में मेरे परिवार को छोड़कर सभी सेंगर ठाकुर थे। मेरा परिवार काफ़ी गरीब था, बकरी पाल कर गुजारा करता था। मैं 2 बहनों में छोटी थी। उस समय गांव के सरपंच गंभीर सिंह थे। उन्होंने मेरे पिता को प्रस्ताव दिया कि वह अपनी 4 बेटियों की शादी गांव के 4 सिंगर लड़कों से करा दें, इसके बदले में वे घर और जमीन देंगे। गरीब पिता ने अपनी बेटियों का सौदा करने से मना कर दिया। इसी का बदला गंभीर सिंह ने डाकुओं से मिलकर लिया। डकैत बनने के बाद मैंने इन्हीं सेंगर ठाकुरों से बदला लिया। उसने सबसे अधिक अपहरण और फिरौती सेंगर ठाकुरों से वसूली। हत्याएं और लूट भी सेंगर ठाकुरों के साथ की। सीमा कहती है हालत ये हो गई थी कि सेंगर ठाकुरों ने शाम होने के बाद घर से निकलना बंद कर दिया था। गंभीर सिंह हमारा नाम सुनकर मर गया। किसी ने कह दिया कि उनकी लड़की आ रही है, उसे अटैक पड़ा, खून की उल्टी हुई और वो मर गया। सीमा ने बताया मुझे बीहड़ के बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं था। 3 साल से चंबल का बीहड़ ही जिंदगी थी। डकैत लाला राम और उसकी गैंग ने सीमा को अगवा करने के बाद जो भी अपहरण या हत्याएं की, पुलिस ने उन सभी से सीमा को आरोपी बना दिया। पुलिस रिकॉर्ड में अब वह डकैत बन गई थी। पुलिस गिरोह तक तो नहीं पहुंची, लेकिन सीमा के पिता और घर वालों को गिरफ्तार कर जेल में पहुंचा दिया। जर्जर घर की कुर्की तक करा दी। यह 1986 की बात है। एक दिन बीहड़ में सीमा को पड़ोस के गांव का एक लड़का मिला। उस लड़के ने बताया कि पुलिस ने क्या क्या किया। इसके बाद 16 साल की उम्र में फूलन देवी के बाद चंबल की दूसरी सबसे खूंखार डकैत सीमा परिहार का जन्म होता है। अपने अतीत और पुलिस के रवैये ने मासूम सीमा पर ज्वालामुखी बना दिया था। बिना जुर्म किए अपराधी बनाने से नाराज सीमा ने अपराध का रास्ता चुन लिया। सीमा कहती है बंदूक उठाने के बाद में लगातार लूट, अपहरण, हत्याएं करने लगी। लाला राम के बाद गैंग का दूसरा बड़ा चेहरा बन गई। लगातार खौफनाक वारदात को अंजाम देने लगी। बीहड़ में गुजारा करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे का जरिया था अपहरण कर फिरौती वसूलना। मैंने भी यही किया। रसूखदारों और पैसे वालों के बच्चों, पत्नियों को अगवा करती और फिरौती वसूलती। ये वो दौर था जब चंबल में डकैतों का कानून बदल चुका था। अब फिरौती न मिलने पर अगवा किए व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी। अखबार के पन्ने सीमा परिहार के जुर्म की स्याही से भरने लगे। सीमा पर 200 अपहरण के अलावा 70 हत्याएं और 30 से अधिक लूट के केस दर्ज हुए थे। लाला राम कठपुतली बन चुका था। अब गैंग का कंट्रोल सीमा परिहार के हाथ में था। चंबल में जीने के लिए हमेशा नए चेहरे और अच्छे हथियार की जरूरत थी, जो सीमा की गैंग के पास नहीं थे। वो जो भी हथियार खरीदती वो पुलिस मुठभेड़ में दगा दे जाते। इसके बाद उसने पुलिस के हथियार छीनना शुरू किए। सीमा ने बताया कि उसकी गैंग दिन दहाड़े किसी थाने में घुसकर हथियार और कारतूस लूट लेती थी। इस पैतरे से हमारा टेरर बढ़ गया। पुलिस वालों को मारकर हथियार छीनकर मारने से वह और ज़्यादा कुख्यात हो गई।
पूरे चंबल में सीमा की तूती बोलने लगी। बड़े बड़े डाकू उसकी इज्जत करने लगे थे। माथे पर काला टीका, सिर पर लाल पट्टी बांधे और बागी की वर्दी पहनने वाली सीमा के जुर्म की चर्चाएं विदेशों तक होने लगी थी। सीमा परिहार ने बताया कि 1987 के आसपास लालाराम गैंग ने औरैया के रहने वाले निर्भय गुर्जर की एंट्री हुई। छोटी मोटी चोरियों के साथ उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। एक डकैती में पकड़ा गया और पुलिस के हत्थे चढ़ा। यहाँ से छूटने के बाद उसने चंबल की शरण ली और लालाराम गैंग में शामिल हो गया। निर्भय गुर्जर डकैतों में सबसे अय्याश था। सीमा कहती हैं, निर्भय ने मेरे अलावा 5-6 शादियाँ की थी। निर्भय और सीमा एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। सीमा कहती है कि फक्कड़ बाबा का आदेश था कि कोई कुंवारी डाकू गैंग में नहीं रह सकती। इस कारण अपने से जूनियर निर्भय से शादी की। वह लूटपाट करने जाता तो लड़कियों के साथ रेप भी कर देता। इसकी शिकायत सीमा तक पहुंची तो उसने निर्भय से नाता तोड़ लिया और उसे 1995 में गिरोह से निकाल दिया। इसके बाद निर्भय ने अपनी गैंग बनाई। सीमा को मिला धोखा और निर्भय के साथ उसकी लव स्टोरी इस दौर में बीहड़ों में चर्चा का विषय होती थी। 1997 में सीमा परिहार ने लालाराम से शादी की। लालाराम ने सीमा को 13 साल की उम्र में अगवा किया था। दोनों की उम्र में दोगुना अंतर था। 1999 में लालाराम से सीमा को एक बेटा हुआ, पर लालाराम बेटे का सुख ज्यादा दिन तक भोग नहीं पाया। 2000 में पुलिस ने उसे इनकाउंटर में मार दिया। सीमा ने बताया कि वो बिहार में बेटे के साथ अकेली रह गई थी। पुलिस लगातार सीमा को ढूंढ रही थी। 10 महीने के बेटे को लेकर सीमा यहाँ वहाँ भागती रही। 4 दिन तक उसे खाना नसीब नहीं होता। 4-5 महीने इसी तरह गुजर गए। इसके बाद सीमा ने बड़े भाई के जरिए पुलिस से संपर्क किया। आत्मसमर्पण की शर्त रखी। तय हुआ कि सीमा को आत्मसमर्पण करने पर नौकरी, घर के लिए जमीन और बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। उस पर दर्ज मुकदमों में वृद्धि की जाएगी। वर्ष 2000 में ही सीमा परिहार ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि शर्त पूरी नहीं हुई। उसे जेल भेज दिया गया। 3 साल 3 महीने तक वह जेल में रही। शुरुआत में 6 महीने तक बेटा भी जेल में रहा। बाद में उसे सीमा के भाई के पास भेज दिया गया। जेल में ही सीमा परिहार का जलवा था। वो जेल में ही पार्टी करती थी। जेल में रहते हुए राजनीति से जुड़ने के लिए कई पार्टियों से सीमा के ऑफर आए। साल 2006 में इंडियन जस्टिस पार्टी ज्वाइन कर ली। 2007 में इस पार्टी से भदोही लोकसभा सीट चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। इसके बाद साल 2008 में सपा में शामिल हुई। सपा में शामिल होते ही 15 आपराधिक मामलों से उसे बरी कर दिया गया। 14 मुकदमों में जमानत मिल गई। साल 2011 में सीमा को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद की महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। जेल से निकलने के 3 साल बाद साल 2007 में सीमा पर डायरेक्टर कृष्णा मिश्रा ने वांटेड नाम से फिल्म बनाई। इसमें मुख्य किरदार सीमा ने निभाया था। फिल्म में अभिनय के लिए उसने विशेष अनुमति ली थी क्योंकि कुछ मुकदमे चल रहे थे। डाकू निर्भय सिंह ने बिहार में फिल्म की शूटिंग पर धमकी दी थी कि फिल्म में सीमा की दूसरी शादी दिखाई गई तो रिलीज नहीं होने दी जाएगी। हालांकि फिल्म रिलीज हुई। 3 साल बाद 2010 में सीमा को रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 4 में आने का न्योता मिला। सीमा ने बिग बॉस में आने के बाद भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। कभी बिहार में सालों गुजारने वाली सीमा अपने 23 साल की बेटे के साथ अब सामान्य जीवन जी रही है, लेकिन उसकी जिंदगी के घाव अभी भी दर्द देते हैं। एक भाई राम कुमार को पुलिस ने इनकाउंटर में पहले ही मार दिया था। दूसरे भाई रामवीर उपाध्याय को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने 23 साल पुराने प्रकरण में गिरफ्तार किया। अब भी सीमा परिहार को 2 मुकदमों में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सीमा परिहार कहती है कि मेरा बेटा बीएससी की पढ़ाई पूरी कर चुका है। परिस्थितियों के चलते इस बार आगे की पढ़ाई नहीं करा पाई। मैं तो मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान हो चुकी हूँ। अभी भी 2 मुकदमों की पेशी में परेशान हूँ। मेरा एक भाई जेल चला गया, उसकी फाइल ढूंढने से परेशान हूँ। मेरे छोटे भाई रामवीर उपाध्याय को पुलिस ने 23 साल पुराने प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया, जबकि कभी इस मामले में वारंट तक आया नहीं था। चंबल की जिंदगी मजबूरी वाली थी। जब चंबल में थी तो ख्वाब नहीं देखा था कि कभी जिंदा बचूंगी। मैं तो खुद कई साल तक उस बिहार से निकलना चाहती थी, पर क्या करें, किस्मत ने तो शायद कुछ और ही लिखा रखा था। अभी भी संघर्ष झेल रही हूँ। खाने वाले 10 लोग हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। भगवान की मर्जी है, पता नहीं कब तक चलेगा। हम तो ये कह देते हैं कि सरकार के कागज चाहे जब खत्म हो जाएंगे तब हम बरी हो जाएंगे। अभी कागज बढ़ते जा रहे हैं, फाइलें मोटी होती जा रही हैं। डकैत की जिंदगी में जो भी अपराध हुए उस पर अब अफसोस होता है। मुझे तो अपराधी बनाया गया। मेरे पिता की जन्मभूमि पंचनंदा बिठोली में थी। वहाँ से हम बबाइन गांव में आकर बस गए थे। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। मैंने कभी अपने अतीत को नहीं छिपाया। बिग बॉस में जाकर मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। वहाँ पता चला कि दुनिया में मेरे कितने चाहने वाले हैं। देश के साथ विदेशों में भी मेरे चाहने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बनी रहिए विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।